रोजियस, जिसको आप सदाबहार के नाम से जानते हो, ये भी एपोसाइनेसी फैमिली का है। और ये आजकल जो सबसे ज्यादा ब्लूमिंग हो रही है, बिल्कुल मन भावक लगता है, ये गुलमोहर का डेलोनिक्स रिजिया। ये आपके लेग्यूमिनेसी फैमिली में सीजल फिनोइडी उपकुल का एक मेंबर है। इस फ्लावर के अंदर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में जो हमने चक्र यहां लिखे थे वो चक्र इसके अंदर उपस्थित है या नहीं है। तो सबसे पहले जो मैंने ये बनाया है, ये देखो क्लोज व्यू, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को हमने क्या कहा है, पुष्प वृत्त कहा है, पेडिशल हमने इसको कहा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। और इस हिस्से के बाद में मैं बात करूं कि यहां पे ये वाला जो फूला हुआ भाग है इसका, ये फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, इसका पुष्पासन कहलाता है, जहां पर कि इस पुष्प के चारों चक्र विद्यमान है, ठीक है। देख पा रहे हो, ये पुष्पवृत्त और ये पुष्पासन। और पुष्पासन के बाद में मैं फूल को इधर कर रहा हूं थोड़ा, और ये सबसे बाहर आपको कैसे चक्र दिखाई दे रहे हैं, आपको ये ग्रीन संरचना आपको दिखाई दे रही है। क्या संरचना दिखाई दे रही है? ग्रीन। ये ग्रीन संरचना, ये क्या है, पूरे आपके बाह्य दल है, 1 2 3 4 और 5। इन पांचों को हम सम्मिलित रूप से क्या कह रहे हैं, कैलिक्स कह रहे हैं, बाह्य दलपुंज कह रहे हैं। और ये प्रत्येक जो इसकी यूनिट है, ये यूनिट क्या कहलाती है, इसकी सेपल कहलाती, बाह्य दल कहलाती है। इसके अंदर की तरफ ये आपको देखो चटक लाल रंगों के दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 इसके क्या है, ये इसके पांचों को सम्मिलित रूप से हम क्या कह रहे हैं, कोरोला कह रहे हैं, ठीक है। और इस प्रत्येक यूनिट को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं पेटल्स कह रहे हैं, पंखुड़ी हम इसको कह रहे हैं, ठीक है। इन दो चक्रों के खत्म होने के बाद में जब इस फूल के अंदर की तरफ हम बढ़ेंगे, तो अंदर की तरफ बढ़ने के बाद में अपने को काफी सारी संरचनाएं दिख रही है। ये सभी संरचनाएं क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जो संरचनाएं दिख रही हैं, ये 10 संरचनाएं क्या कहलाती है, इसकी पुंकेसर कहलाती है। और ये पुष्प का नर भाग है। और इन पुंकेसरों के अलावा एक संरचना आपको बिल्कुल ये अलग दिखाई दे रही है, और ये संरचना क्या कहलाती है, इसकी स्त्रीकेसर कहलाती है, इसका कार्पल कहलाता है, इसका पिस्टिल कहलाता है, ठीक है। तो ये संरचनाएं आपके इस फूल के अंदर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस फूल के अंदर ये चारों संरचनाएं या चारों चक्र मौजूद हैं। तो ऐसा फूल जिसके अंदर ये चारों चक्र मौजूद हो, कैलिक्स मौजूद हो, कोरोला मौजूद हो, एंड्रोशियम मौजूद हो और गाइनोशियम मौजूद हो, तो ऐसे फूल को हम क्या कहते हैं, ऐसे फूल को हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर, मतलब पूर्ण पुष्प हम उसको कहते हैं। और दूसरी चीज कि इसके अंदर दोनों भाग मौजूद हैं, मतलब इसके अंदर नर भाग भी मौजूद है और इसके अंदर मादा भाग भी मौजूद है, मतलब पुमंग भी मौजूद है और जायंग भी मौजूद है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये फूल पूर्ण तो है ही है, साथ ही कैसा है, ये बाइसेक्सुअल भी है, द्विलिंगी भी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दोनों भाग मौजूद है, पुमंग भी मौजूद है और जायंग भी इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ये कंडीशन, अगर इसके अंदर से एक भी चक्र मौजूद नहीं हो, तो चक्र मौजूद नहीं होगा, तो ऐसे फूल को हम क्या कहेंगे, अपूर्ण पुष्प कहेंगे। और ऐसे फूल को, जैसे कि हम बात करें कि कोई फूल ऐसा है जिसके अंदर पुमंग मौजूद है और जायांग मौजूद नहीं है, या ऐसी भी कंडीशन हो सकती है जायांग मौजूद है और पुमंग मौजूद नहीं है, तो ऐसे फूल को हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। और ऐसे फूल को हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर उसको हम कहेंगे, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसको होगा, जिसके अंदर जायांग और पुमंग में से सिर्फ एक ही चक्र मौजूद हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल। और इनकम्प्लीट किसको कहेंगे, कि किसी में से कोई भी एक चक्र मौजूद नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। अब दूसरा, ये जो फ्लावर है सदाबहार कैथेरेंथस रोजियस, अब इसके अंदर आप इसको क्या नाम दोगे। अब इसके अंदर बाह्य दल भी नहीं है और इसके अंदर दल भी मौजूद नहीं है, तो ऐसी अवस्था में इसको बाह्य दल और दल नाम न देकर इसको एक नाम देते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, परिदल। क्या कहते हैं, परिदल, पेरियंथ हम उसको नाम देते हैं। मतलब परिदल टर्मिनोलॉजी का हम इस्तेमाल कब करते हैं, कि जब पुष्प के अंदर दल व बाह्य दलों में कोई विभेद नहीं हो, तो उस अवस्था में इसको हम बाह्य दल व दल नाम न देकर क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं आपके परिदल नाम हम इसको देते हैं। तो नेक्स्ट हमने यहां तक बात कर ली। अब उसके बाद में हम थोड़ा सी और इसके बारे में बात करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे। हम इसके नर भाग की तरफ चलते हैं।
सबसे पहले हमने बात की थी इस पुंकेसर की, हमने बात की थी, ठीक है। और पुंकेसर की जब आप संरचना देखोगे तो पुंकेसर की संरचना आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये अभी देखा हमने, और ये संरचना, अगर इस संरचना को आपको और भी स्पष्ट देखना है तो आप अपने आसपास में धतूरे का फूल लेना, और धतूरे के फूल में आपको स्पष्ट रूप से आपके पुंकेसर की संरचना समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो धतूरा इस समय काफी मिल जाएगा आपको, तो धतूरा के फूल को लेना और धतूरा के फूल से इन चारों चक्रों को आप समझने की कोशिश करना। तो ये पुंकेसर की हम बात करें, स्टेमन की बात कर रहे हैं, और स्टेमन में ये जो है इनको हम क्या कहते हैं, पराग कोश कहते हैं, या कह देते हैं इनको एंथर लॉब। नाम से ही पता चल रहा है, मतलब जो परागकण होंगे, जो पोलन ग्रेन्स होंगे, मतलब जो इसके अंदर मेल गैमिट्स होंगे, वो मेल गैमिट्स इसके अंदर होंगे, इस परागकोश के अंदर होंगे। और ये जो एंथर है ये क्या है, फिलामेंट है। क्या है, फिलामेंट, मतलब कहें तो पुतंतु है, ठीक है। और ये पुतंतु और एंथर जिस संरचना से जुड़े हुए हैं, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, योजी कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव्स हम कहते हैं। तो ये संरचना किसकी है, इस पुष्प के नर भाग की है, और इसके अंदर 3 भाग अपने को स्पष्ट दिखाई देंगे। सबसे ऊपर परागकोश, जिसके अंदर आपके परागकण मौजूद होंगे, योजी, और एक पुतंतु, सबसे लंबा डंठल नुमा संरचना को पुतंतु, और पुतंतु को परागकोश से जोड़ने वाली संरचना को हम क्या कहते हैं, योजी कहते हैं। ये किसकी संरचना होगी, आपके स्टेमन की संरचना होगी। अगर इस परागकोश की हम बात करें, ठीक है, तो एक आवृतबीजी पादपों में हम बात करें तो आवृतबीजी पादपों में जो ये परागकोश होता है वो कैसा होता है, द्विपाली युक्त होता है। और द्विपाली युक्त होने के कारण प्रत्येक पाली के अंदर क्या होती है, 2 पालियों की बात की, ये 1 पाली और ये 2 पाली, 2 पाली है। और प्रत्येक पाली के अंदर 2 लघु बीजाणुधानी होती है। तो मतलब अगर एक टिपिकल आवृतबीजी पादपों के इस परागकोश की बात करें तो इस परागकोश में कैसा होता है, ये होता है बाइलोब्ड। कैसा होता है, बाइलोब और टेट्रा स्पोरेंजिएट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, चतुष्क बीजाणुधानी युक्त, लेकिन मालवेशी कुल के अंदर, मालवेशी कुल के अंदर, मालवेशी कुल के अंदर ये 1 पाली युक्त ही होता है, ठीक है। और उस 1 पाली के अंदर सिर्फ 2 ही क्या होते हैं, बीजाणुधानी होती है। तो उसके अंदर कंडीशन कैसी होती है, बाई स्पोरेंजिएट होती है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए आवृतबीजी पादपों का परागकोश कैसा होता है, तो चतुष्क बीजाणुधानी युक्त टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। लेकिन अगर मालवेशी का पूछा जाए तो मालवेशी का कैसा होता है, बाई स्पोरेंजिएट होता है। तो ये तो हमने बात की किसकी, इसके नर भाग की हमने बात की। अब अगर हम बात करें कि फीमेल पार्ट की, तो फीमेल पार्ट की हम बात करें तो फीमेल पार्ट में आपको इस तरह की सबसे ऊपर ये संरचना, इस तरह से ये संरचना, और इसका नीचे का जो फूला हुआ भाग है इस तरह से कुछ होगा, और ये किसके ऊपर होगा, आपके थैलेमस के ऊपर स्थित होगा, इस तरह से। तो ये ऊपर ही ऊपर की संरचना, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा हिंदी में इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। ये जो बीच की संरचना है इसको हम कहते हैं स्टाइल वर्तिका, और ये नीचे का फूला हुआ भाग होता है वो कहलाता ओवरी, या इसको हम कहते हैं। ये संरचना किसमें होती है, आपके मादा वाले भाग पे। और इस अंडाशय के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, इस अंडाशय के ऊपर, इस अंडाशय के अंदर आपके उपस्थित होते हैं बीजांड उपस्थित होते हैं। तो बीजांड की अगर संरचना देखें तो कुछ आपको इस तरह के दिखाई देते हैं, इस तरह की संरचना इसके अंदर आपको दिखाई देती है, कुछ इस तरह की संरचना आपको, ये जब आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ेंगे उस समय इसकी पूरी हम चर्चा करेंगे। तो ये बीजांड किसके अंदर होता है, आपके इस ओवरी के अंदर होता है, ठीक है। इन बीजाणुओं की संख्या कितनी होती है उसके आधार पर हम अंडाशय को अलग अलग नाम देते हैं, ठीक है। एकांडपी, द्वियांडपी, बहुआंडपी, संयुक्तांडपी, ठीक है, वियुक्तांडपी, ये सब किसके आधार पर है, इस अंडाशय के अंदर मिलने वाले इस बीजांड के आधार पर इसको हम नामकरण देते हैं। तो ये संरचना किसकी, आपके इस फीमेल पार्ट की है, ठीक है।
तो ये बेसिक सी स्ट्रक्चर हमने आज बात किसकी की है, आज बात की है हमने फ्लावर की, फ्लावर के पार्ट्स की। पेडिशल क्या है, थैलेमस क्या है, कैलिक्स, ये सिर्फ हम फ्लावर की बात किए। फ्लावर जिस टहनी से जुड़ा हुआ होगा वहां पे भी कोई संरचना उपस्थित, उसके अलावा हम बात करेंगे। जब हम बात करेंगे आपके पुष्प सूत्रों की बात करेंगे, जब हम फैमिली की बात करेंगे, तो फैमिली में जब हम पुष्प सूत्र लिखते हैं तो पुष्प सूत्र में हम इस पुष्प की समस्त चीजों की बात करेंगे कि ये कैसा है, इसकी समिति कैसी है, बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, कि इसके जहां जुड़ा हुआ वहां पर पत्तीनुमा संरचना मौजूद है या मौजूद नहीं है, ठीक है। इसके अंदर कैलिक्स में कितने दल है, दल जुड़े हुए हैं या एक दूसरे से अलग है, बाह्य दल कितने जुड़े हुए हैं अलग है, पुंकेसर कितने हैं, जायांग कितने हैं, जायांग में अंडक कितने हैं, बीजांडों की संख्या क्या है, अंडाशय की स्थिति क्या है, ऊर्ध्ववर्ती है, अधोवर्ती है या अधो ऊर्ध्ववर्ती है, ये सब चीज हम किसमें बात करेंगे, जब फैमिली पढ़ेंगे। तो फैमिली में जब हम इनका पुष्प चित्र बनाएंगे तो पुष्प चित्र बनाने से पहले पुष्प सूत्र का इस्तेमाल भी उस समय हम बात करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक है। ये आज हमने अलग हटके बॉटनी की इंट्रोडक्टरी लेक्चर स्टार्ट किया है और मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हमने आज सबसे पहला पार्ट का अध्ययन किया है पुष्प का, ठीक है। तो इस पुष्प को आज पढ़ के आप अपने आसपास जितने भी प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के आपके पुष्प कलेक्ट करने हैं और पुष्प कलेक्ट करके उनकी संरचना को आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। आपको कई चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर बात करेंगे कि जुड़े हुए हैं या अलग अलग है, इनका पुष्प दलों का विन्यास कैसा है, व्यावर्तित है, कोर छादी है, क्विंक्विंशियल है, ये सब बात हम इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। इस सेशन में हम करने वाले हैं बॉटनी के अंदर, ठीक है। उम्मीद है ये बेसिक सा लेक्चर था जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो 11th क्लास से, आपको समझ में आया होगा। इसी लेक्चर की कड़ी में हम आगे फिर से बातें करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पुष्प से आगे हम बात करेंगे, परागण की हम बात करने वाले हैं, तो परागण के बारे में आपको डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताया जाएगा। धन्यवाद।